नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 21 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप मेंबर बन सकते हैं चैनल के। और साथ साथ दोस्तों आपको कुछ और एक्स्ट्रा वीडियोज भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर पीडीएफ मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले। पहली न्यूज, वायरस स्टिल अराउंड, पीएम कॉशंस नेशन। देखिए, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिर से नेशन को एड्रेस किया 20 अक्टूबर को, और इन्होंने साथ साथ बोला है कि देखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मतलब कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आप इस कोविड 19 के वायरस के प्रति सतर्क रहें। क्योंकि भले ही लॉकडाउन हट गया है लेकिन वायरस अभी भी हमारे बीच में। तो मास्क पहनिए, अपने हैंड सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की बात कही गई है मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया को भी ये अपील जारी की है कि भैया आप पब्लिक अवेयरनेस फैलाइए कोविड 19 के प्रति। हालांकि वो फैला भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद मोदी साहब ने यह भी बोला है कि देखिए, दिवाली आने वाली है। अभी दिवाली के समय पे लोग बाहर निकलेंगे, मिलेंगे, घुलेंगे, उस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि वायरस फैल सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। पंजाब ने फॉर्मली फॉर्म लॉस को रिजेक्ट कर दिया। 3 फॉर्म लॉस जिसको कंट्रोवर्शियल तरीके से पास कराया गया, मैंने उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। पंजाब ने ट्यूसडे को पहली बार, मतलब पहला ऐसा स्टेट, और मोस्ट प्रॉब्ली आगे आने वाले समय में वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स, तमिलनाडु तो नहीं बट केरला और वेस्ट बंगाल तो ये करेंगे ही, ऐसा लग रहा है। तो इन्होंने फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 एग्रीकल्चर सेक्टर लेजिस्लेशन को अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बिल को पास करा के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 बिल पास कराया तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी 3 बिल पास करा दिए। और क्या आप बोलोगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑलरेडी बिल पास करा चुकी तो क्या स्टेट गवर्नमेंट बिल पास करा सकती है? बिल्कुल करा सकती है दोस्तों। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है और एक स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत स्टेट के पास होती है। जो पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया, साफ साफ बोला कि हम ये जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है फार्म बिल से रिलेटेड, इनको रिजेक्ट करते हैं। और ये जो अमेंडमेंट किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में, हम इसको भी रिजेक्ट करते हैं। साथ साथ हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आप तुरंत एक ऑर्डिनेंस लेके आइए जहां पे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब आप एक ऑर्डिनेंस से स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर स्टैट्यूट में, अगर लॉ में ये आ जाता है कि हाँ भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, तो मतलब फिर वो देना ही देना है। अभी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना है, ये एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी, एक स्टैट्यूट में नहीं है, एक लॉ में नहीं है। लॉ में आने के बाद वो चीज लीगली बाइंडिंग हो जाती है। फिर जो जो 3 स्टेट बिल्स हैं, ये क्या बोलते हैं? दे प्रोवाइड फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 years एंड फाइन्स फॉर सेल परचेज ऑफ व्हीट और पैडी अंडर फार्मिंग एग्रीमेंट बिलो द एमएसपी। यानी कि अगर कोई व्हीट या पैडी यानी ये राइस के सेल या परचेज में दिखता है किसी फार्मर के साथ एमएसपी के नीचे, तो उसको 3 साल की सजा हो जाएगी। और ये जो होर्डिंग है और ब्लैक मार्केटिंग है, इसको भी पनिश किया जाएगा। अभी होर्डिंग बैंड थी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर, लेकिन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी डाइल्यूट कर दिया सरकार ने तो अपने एसेंशियल कमोडिटी फार्म बिल के थ्रू। तो यहां पे जो पंजाब का लॉ है, जिसको बोला जा रहा है एसेंशियल कमोडिटी स्पेशल प्रोविजंस इन पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020, ये बोल रहा है कि 4 जून 2020 की जो कंडीशन थी उसको हम स्टेट में रीइंस्टेट करते हैं। और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है, इसके प्रोविजंस को हम नहीं मानेंगे। तो अभी भी होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग के जो प्रोविजंस हैं वो पंजाब में एप्लीकेबल होंगे। तो बिल साफ साफ कह रहा है एमएसपी के नीचे आपने खरीद फरोख्त की तो 3 साल की सजा हो सकती है, आपके ऊपर फाइन हो सकता है। फिर यहाँ पे जो स्टेट बिल्स हैं, दे ऑल्सो अमेंड सेक्शन 1 क्लॉज 2 19 एंड 20 ऑफ सेंटर्स फ्राम Environment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. It proposed to add new sections 4, 6, 11. यहाँ पे जो सेंटर के फार्मर्स लेजिस्लेशन आए हैं उसमें सेक्शन 1 क्लॉज 2 और 19 और 20 में भी अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जैक्ट सेक्शंस आप यहाँ मत याद रखिए, आप सिर्फ ये याद रखिए कि 3 बिल्स लेके आई है आपकी पंजाब की सरकार, इनफैक्ट 4 बिल्स। ठीक है, तो एक बिल इसमें आपको नजर आ रहा है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन स्पेशल प्रोविजंस इन पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020, जो कि कहता है कि एमएसपी के नीचे व्हीट या पैडी की खरीद फरोख्त नहीं होगी, अगर हुई तो सजा हो सकती है। फिर भाई एसेंशियल कमोडिटीज स्पेशल प्रोविजंस इन पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020, ये बोलता है कि जो सेंटर के फार्म बिल्स आए हैं उससे पहले जो सिचुएशन थी पंजाब में वही रहेगी। और एक और बिल है द कोड ऑन सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020, ये भी पास किया गया है। इसमें यह बोला गया है
inserting a provision for exemption of agriculture land not exceeding 2.5 acres from section 60 of civil procedure code 1908, which provides for attachment or decree of various properties movable or immovable. Proviso B to this section states that properties of farmers such as cattle, implements, cowshed could be exempt from attachment, but as on date agricultural land can be attached. देखिए प्रोविजन बी है इस सेक्शन का, कोड सेक्शन 60 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सेक्शन 60 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्या बोलता है कि भाई देखिए आप स्टेट में जो फार्मर्स की प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऑब्वियसली आपका लैंड आ जाता है और मूवेबल प्रॉपर्टीज में आपके बाकी एसेट्स आ जाते हैं जैसे कि कैटल और ये सब तरीके की चीजें। अभी ये प्रोविजो बी जो है आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, ये क्या बोलता है कि भाई फार्मर्स की कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि कैटल, इंप्लीमेंट, काउशेड, ये सब हम अटैच नहीं करेंगे, इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अभी के लिए सीन ऐसा था कि एग्रीकल्चरल लैंड को अटैच किया जा सकता था, एग्रीकल्चरल लैंड को सरकार जब्त कर सकती थी। अब ये जो फोर्थ बिल आया है कोड ऑन सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020, इसने साफ साफ ये बोला है कि एक ऐसा लैंड जो 2.5 एकड़ से कम का है, और आपको पता है कि हमारे देश में ज्यादातर फार्मर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास 2.5 एकड़ से कम के ही लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड को अटैच नहीं किया जा सकता। तो 2.5 एकड़ से कम के एग्रीकल्चरल लैंड को बाय लॉ अब अटैच नहीं किया जा सकता है, ये कोड ऑन सिविल प्रोसीजर पंजाब अमेंडमेंट बिल 2020 ने बोला है। तो कुल मिला के बहुत प्रो फार्मर बातें यहां पे करी जा रही हैं। कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों का जो गुस्सा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत फूटा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनी नहीं, फार्म बिल्स को पास करा दिया। पंजाब आप कह सकते हो कि एक प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल इंटेंसिव इकोनॉमी है, तो वहां पे फार्मर से रिलेटेड लॉस पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए पंजाब की सरकार ऐसा कर रही है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में आपको ये काम आएगा। गवर्नमेंट ने जो पोल स्पेंडिंग है उसको 10% से बढ़ा दिया है। देखिए लॉ मिनिस्ट्री ने बोला है कि भाई जो पोल एक्सपेंडिचर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और लोकसभा के लिए, इसको हम 10% से बढ़ा रहे हैं। और इस चीज की रिकमेंडेशंस खुद इलेक्शन कमीशन ने दी थी। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि देखिए कोविड-19 के चलते जो कैंपेनिंग है अलग अलग कैंडिडेट्स की इन इलेक्शंस के लिए, उस कैंपेनिंग में प्रॉब्लम होगी। तो अभी इस कैंपेनिंग में जो प्रॉब्लम्स होंगी कोविड-19 की वजह से, इसके चलते हम इलेक्शन एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ये जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का नोटिफिकेशन आया है, इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि ये जो एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है 10% से कितने समय के लिए बढ़ाया जा रहा है, क्या एग्जैक्टली पैंडेमिक के लिए बढ़ाया जा रहा है, क्या ये कितनी देर कोविड-19 है उतनी ही देर होगा, या फिर इसको परमानेंटली बढ़ाया जा रहा है, ये समय पे पता चलेगा कुछ समय बाद। आपको पता है बिहार असेंबली पोल्स होने वाले हैं, साथ साथ 11 स्टेट्स में 59 असेंबली सीट्स खाली पड़ी हैं, उनके ऊपर भी इलेक्शन कराने हैं, बाई इलेक्शन जिनको बुलाता है, और एक लोकसभा सीट पे इलेक्शन होना है। तो अभी इन सारे सीट्स पे इलेक्शन होना है, तो खर्चा तो देखिए होगा ही। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट्स हैं, वहां पे खर्चे की जो पहले लिमिट थी पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो थी 28 लाख रुपए, जिसको 10% बढ़ा के अब 30.8 लाख किया जा रहा है। और लोकसभा में जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन लिमिट थी वो 70 लाख थी, जिसको बढ़ा के 77 लाख किया जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने रिकमेंड किया था और इसको अब लागू कर दिया गया है इलेक्शन नोटिफिकेशन के थ्रू, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स के नोटिफिकेशन के थ्रू। आगे चलते हैं, चौथी न्यूज, एफडीआई ब्लूम इन कोविड-19 ग्लूम। तो भाई यहां पे एफडीआई के डाटा की बात की जा रही है। पहले 5 महीने में बोला जा रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है दोस्तों वो काफी अच्छा हुआ है। जो पहला क्वार्टर था आपका, पहला क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून वाला जो क्वार्टर था उसमें 60% रिडक्शन हुआ है आपका एफडीआई में, लेकिन उसके बाद एफडीआई बहुत तेजी से बढ़ा है। तो अप्रैल से जून तक जो एफडीआई थे इंडिया में वो थे $11.51 बिलियन, और अगस्त तक ये हो गए इस फाइनेंशियल ईयर में $35.73 बिलियन, जो कि बहुत तेजी से बढ़े हैं। और यहां पे खास बात दोस्तों ये है, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे लाइट में पोर्ट्रे किया जा रहा, बढ़िया अच्छा है नहीं। इक्विटी एफडीआई क्वाड्रुपल हुए हैं, $6.5 बिलियन आए थे अप्रैल से जून में, और अगस्त तक ये आ गए $27.1 बिलियन, मतलब 4 गुने हो गए। अब इक्विटी एफडीआई क्या होता है, आप ये समझिए दोस्तों कि मान लीजिए बाहर की कोई कंपनी जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल और फेसबुक, रिसेंटली गूगल और फेसबुक दोनों ने पैसा इन्वेस्ट किया है रिलायंस में, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में उनके। अब दो चीजें होती हैं, या तो गूगल और फेसबुक इंडिया में आके एक नया इंटरप्राइज शुरू करें जिसको बोला जाता है ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज, जहां पे वो एक नई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है, नई नौकरियां क्रिएट होती हैं, इसको बोला जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं है, फेसबुक और गूगल ने क्या किया है
कि जियो के इक्विटीज को खरीदा है। तो ऑलरेडी एक कंपनी जो इंडिया में स्टैब्लिश है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही, उसके इक्विटी स्टेक को परचेज किया है इन कंपनीज ने, ना कि ये कोई नया प्रोजेक्ट सेटल किया है। तो इक्विटी एफडीआई को इसीलिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इक्विटी एफडीआई बढ़ रही है, ग्रीन फील्ड एफडीआई नहीं बढ़ रही है, नए प्रोजेक्ट्स नहीं सेटल हो रहे हैं एफडीआई के चलते। बट चलिए कोई बात नहीं। अगर बात की जाए तो इंडिया में $50 बिलियन इक्विटी एफडीआई आई थी 2019-20 में। इक्विटी एफडीआई को इसलिए भी बुरा बोला जाता है कि हमारे देश के एसेट्स को बाहर की कंपनीज, बाहर के देश खरीद रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कल की डेट में अगर उनके पास हमारे एसेट्स की इक्विटी है तो हमारे एसेट्स जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो पैसा उन प्लेयर्स के पास जाएगा जो कि फॉरेन में बैठे हैं। अब ये बोला जा रहा है कि सरकार तो चेस्ट थंपिंग करती है कि एफडीआई बढ़ गई है, तो एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स की, हमने इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया है, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, एफडीआई इक्विटी फ्लोस है, गूगल जैसे इन्वेस्टर्स ने $4.5 बिलियन डाले हैं जियो प्लेटफॉर्म्स में। ओके, तो ये एक चीज है दोस्तों यहाँ पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ग्रीनफील्ड एफडीआई में कुछ किया नहीं जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, वो तो चलिए एक और चीज है। सबसे खास बात ये कि जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आई गई है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को इंडिया में डेवलप करने की बात की जा रही। तो मोबाइल फोन को बनाना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बनाना, इस तरीके की चीजों को बनाने के लिए हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आई गई है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एप्पल इंक के सप्लायर हैं वो बहुत जल्दी ही अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में ऑटोमेटिक रूट वाली एफडीआई को 49% से बढ़ा के 74% कर दिया गया है मई में। तो ये कहा जा सकता है कि चांसेस है कि डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे ग्रीन फील्ड एफडीआई इंडिया में आएगी। अभी कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन इक्विटी एफडीआई कितनी आई ये डाटा मैंने आपको बता दिया। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक चीज आपको काम आएगी। फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट आया है कालेश्वरम इको क्लियरेंस को लेके। देखिए, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है तेलंगाना में। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला है कि हमारी जो सरकार है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, इसने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को एक्स पोस्ट फैक्टो। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस होता क्या है कि मान लीजिए आपको कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करना है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको शुरू करने से पहले आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस तो पहले लोगे ना, लेकिन यहां पे प्रोजेक्ट शुरू हो गया, उस पर अच्छा खासा काम हो गया और आपने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाद में दिया। अभी रिसेंटली जो ड्राफ्ट सोशल इंपैक्ट, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ड्राफ्ट EIA नॉर्म्स जो नए आ रहे हैं ना, वहां पे भी स्कीम को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई आप किसी एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दोगे ना, बाद में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देने का क्या मतलब है। तो एनजीटी ने इस चीज पे ध्यान देते हुए बोला है कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इसका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोजेक्ट को शुरू करने के बाद आया। अब यहां पे सीधी सीधी बात है, एनजीटी ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से बोला है कि आप एक 7 मेंबर का एक्सपर्ट पैनल बनाइए, ठीक है, और ये पता करने की कोशिश कीजिए कि 2008 से लेकर 2017 के टाइम पीरियड में जो भी काम हुआ है इस कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के चलते, उसके चलते इकोलॉजी को और वहां पर रहने वाले लोगों को कितनी मुसीबत हुई है, और अकॉर्डिंगली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स को आप अडॉप्ट करिए। और ये देखिए कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो प्लान है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया भी जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म में ये एक मेजर न्यूज है। अगर आप बात की जाए कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की, तो तेलंगाना का मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर पे। कालेश्वरम नाम की जगह है तेलंगाना में, वहां पे प्राणहिता रिवर और गोदावरी रिवर जहां पे मिलती हैं, वहां पे कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। शुरू में इसको प्राणहिता चेवाला प्रोजेक्ट भी कहा जाता था आंध्र प्रदेश में, बाद में इसका नाम कालेश्वरम प्रोजेक्ट रख दिया गया। तेलंगाना में है ये। क्या क्या काम है इसका? जो भी एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के काम होते हैं, पानी का वाटर प्रोवाइड करना, इरिगेशन प्रोवाइड करना, ये सब इसके काम है। साथ साथ ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करना। तो एक जगह पे जब आपने पानी को बहुत समय के लिए स्टोर करके स्टैंड कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात, उसका ग्राउंड वाटर सीपेज तो होगा ही होगा। साथ साथ इसके साथ 2 और प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं, मिशन काकातिया और मिशन भागीरथ। मिशन काकातिया और मिशन भागीरथ अगर आप याद कर सकते हो तो आपको मेंस के एग्जाम में कोट करने में काम आ जाएगा। मिशन काकातिया गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तेलंगाना में जहां जहां पे भी वाटर टैंक या वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है, वहां पे
कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से पानी निकाल के इन वाटर स्टोरेज टैंकर्स को भरा जाएगा मिशन काकातिया के चलते, ताकि स्टेट में जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको पानी अवेलेबल कराया जा सके। और उसके साथ है मिशन भगीरथ। मिशन भगीरथ का काम है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए हर गांव को, हर शहर को, तेलंगाना सिटी में। इसका एम है कि 2.32 करोड़ लोगों को 20 लाख हाउस होल्ड्स में अर्बन एरियाज में और 60 लाख हाउस होल्ड्स में रूरल एरियाज में हम लोग पानी प्रोवाइड करेंगे। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्टेट के हर घर को दिया जाए, चाहे वो रूरल एरिया में हो चाहे वो अर्बन एरिया में हो। ये पानी कहां से आएगा? तो गोदावरी नदी से आएगा, कृष्णा नदी से आएगा। ये भी मिशन भागीरथ है। तो मिशन काकातिया और मिशन भागीरथ ये तेलंगाना की सरकार ने चलाए हैं, और मिशन काकातिया और मिशन भागीरथ को सक्सेसफुल करने में कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का बहुत बड़ा मेजर रोल है। क्योंकि जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, यहां के बहुत सारे पानी को डाइवर्ट किया जाता है मिशन काकातिया और मिशन भागीरथ को इंप्लीमेंट करने में। फिर यहां पे न्यूज निकल के आ रही चाइना की तरफ से, इंडिया ताइवान के बीच में बातचीत हो रही है, शायद जल्द ही एक ट्रेड डील साइन हो जाए इंडिया और ताइवान के बीच में। इंडिया और ताइवान 2018 में ऑलरेडी एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। ताइवान की जो कंपनीज है वो इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। ताइवानी फर्म्स मेजर इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। फॉक्सकॉन नाम की कंपनी का तो आपने नाम सुना ही होगा। अब जब रिसेंटली ये न्यूज सुनने में आई है कि ट्रेड डील साइन हो सकती है, बड़ी ट्रेड डील साइन हो सकती है इंडिया और ताइवान के बीच में, तो चाइना ने साफ साफ इंडिया को बोला है कि आप ताइवान के केस में प्रूडेंटली और प्रॉपरली एक्ट करिए। वन चाइना प्रिंसिपल को मानिए। वन चाइना प्रिंसिपल मानिए कि केवल एक चाइना है, ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो हमारा ही पार्ट है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ट्रेड डील साइन करेंगे ताइवान के साथ तो ये अच्छा नहीं होगा। एक तो तुम हमारे इलाके में घुसे हो, उसके बाद हमें ही ज्ञान दे रहे हो। हालांकि अब देखते हैं गवर्नमेंट इसमें क्या बोलती है। चाइना ने यह भी बोला है, इस बात पे भी रिएक्शन दिया है कि रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया कि ऑस्ट्रेलिया मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। बहुत समय पे चाइना की अपीसमेंट करते करते इंडिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में प्रोएक्टिवली ऑस्ट्रेलिया को आने नहीं दिया, लेकिन अब प्रॉपरली इंडिया ने बोल दिया है कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा। तो अब इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज 1992 से कर रहे हैं। जापान 2015 में आया है और अब मालाबार ये ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा। यहां पे एक और न्यूज निकल के आई है। देखिए लॉन्ग लॉबसांग सांगे, इनका नाम सुना होगा। ये हेड है गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ तिब्बतन्स इन धर्मशाला। आपको पता है कि तिब्बतन्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी सेटल्ड है धर्मशाला में। अगर आप धर्मशाला जाएंगे तो आपको वो कम्युनिटी दिखेगी। अब इनके एक रिप्रेजेंटेटिव है लोकसाम सांगवे। ये यूएस में जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं आपके ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर के, रॉबर्ट डेस्ट्रो, इनसे मिले। अभी देखिए रॉबर्ट डेस्ट्रो स्पेशल कोऑर्डिनेटर है तिब्बतन इश्यूज के, यूएस ने जिनको अपॉइंट किया, और लॉबसोंग सांगे ये गवर्नमेंट इन एग्जाइल के हेड है धर्मशाला में। अब यहां पे इन दोनों चीजों के बीच में बातचीत हुई। यहां पे जो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल है ये उनके लिए एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और चाइना कभी भी इनको एंटरटेन नहीं करेगा। चाइना का ये बोलना है कि जो तिब्बत वाले लोग हैं ये एक वाइल्ड ड्रीम देखते हैं कि एक दिन ये तिब्बत को चाइना की चंगुल से छुड़ा लेंगे, जबकि चाइना हमारा ही पार्ट है। तो यहां पे सीधे सीधे यूएस को एक धमकी या फिर वार्निंग देता नजर आ रहा है चाइना कि हमारे इंटरनेशनल और हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर मत करिए। यूएस और चाइना के रिलेशंस एक हद से ज्यादा खराब हो चुके हैं। चाइना ने बोला है कि अगर यूएस जैसी कंट्रीज हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगी और हमारे तिब्बत प्रोविंस के डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करेंगी तो हम वो सारे स्टेप्स लेंगे जिससे हम अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकें। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ये चीज आपको काम आएगी। तो यहां पे लेक्चर खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लेना। गुड बाय।